क्या सियासत में अब खुल्लम खुल्ला जंग शुरू हो गई है। ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया और इसे लेकर महाअघाड़ी सरकार में जबरदस्त सियासी हलचल है। शरद पवार के घर पर एनसीपी कोटे के मंत्रियों की बैठक जारी है। कांग्रेस के नेता भी एनसीपी की बैठक में शामिल हो गए हैं और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ भी एक मीटिंग होनी है। इसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों दलों के बड़े नेता शामिल होंगे और अब यह देखना है कि सरकार की तरफ से इस कार्रवाई का जो ईडी ने की है क्या जवाब दिया जाता है। अभी पार्टियों के तौर पर तो शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सभी के नेता यह कह रहे हैं कि यह विशुद्ध बदले की कार्रवाई है, क्योंकि नवाब मलिक खूब उजागर कर रहे थे तमाम एजेंसियों के कारनामे जिनको बीजेपी इस्तेमाल करती है, केंद्र सरकार इस्तेमाल करती है उनके खिलाफ, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है और एक बिल्कुल सरासर गलत मामले में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं बीजेपी जब हारने लगती है तो विरोधी दलों के नेताओं को एजेंसियों का डर दिखाकर परेशान करती है, गिरफ्तार करके अपमानित करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। हमने कई बार देखा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है विधानसभा में। कोई पुड़िया निकली थी और बाद में वो पुड़िया निकली बुरादा, लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। मुंबई में जयप्रकाश सिंह लगातार इस मामले पर आपको अपडेट कर रहे हैं। जी भी बताइएगा, अब ये जो बैठकों का सिलसिला है ये कहां तक पहुंचा है और क्या इस बात की कहीं भी कोई गुंजाइश है कि ऐसी कोई कार्रवाई करने के लिए मुंबई पुलिस को भी बाधित किया जाए? देखिए सौरव, लगातार ये जो है दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। महाराष्ट्र के अगर मंत्रियों की बात करें तो उनका लगातार ये कहना है कि बीजेपी के बहुत सारे नेता ऐसे हैं, पूर्व मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ बहुत सारी बातें हैं जो जांच में सामने आने वाली हैं। किरीट सोमैया का सीधा सीधा नाम नवाब मलिक ने और संजय राउत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संजय राउत ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किरीट सोमैया पर जो है काला पैसा लगाने का रायगढ़ में और पालघर में जमीन खरीदने का, अलग अलग कंपनियां बनाकर व्यवसाय करने का आरोप लगाया। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये जो जांच है वो महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस और उसकी एजेंसियां अपने तरीके से बीजेपी के नेताओं के खिलाफ करना चाहती हैं, ऐसी बातें इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आती हैं। लेकिन फिलहाल जो दूसरा पहलू है वो है महाराष्ट्र के जो मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और नेताओं की जांच का। तो ईडी ने अब तक कई पूर्व मंत्रियों को जो है अपने पूछताछ में बुलाया है। एक सेकंड जयप्रकाश जी, एक अपडेट हम दे दें जो कि अदालत से मिल रहा है। ईडी ने 35 पन्नों की रिमांड कॉपी जो है वो पेश की है और 14 दिन की कस्टडी मांगी है, रिमांड मांगी है नवाब मलिक की। 35 पन्नों की रिमांड कॉपी जो है वो वहां पर अदालत के अंदर पेश की गई है। जी अपनी बात पूरी कीजिए जेपी। देखिए, इसमें एक चीज और आ रही है कोर्ट से कि ईसीआईआर जो है वो आज रजिस्टर्ड हुआ है, जो एक टेक्निकल टर्म है जिसे एफआईआर समझा जाए ईडी की भाषा में, वो आज ही दर्ज हुआ है नवाब मलिक के खिलाफ। और नवाब मलिक के खिलाफ जो जांच है वो आज से नहीं हो रही है, पिछले 3 महीने से लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो सबूत इकट्ठा कर रही है। इस सबूत को इकट्ठा करने के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कुर्ला में भी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। नूर मंजिल जो नवाब मलिक का घर है उसके बगल में जो गोवा वाला कंपाउंड है, इस गोवा वाले कंपाउंड में भी ईडी की टीम गई थी। 2 बार नवाब मलिक का बयान लेने के लिए उनके घर गई थी, लेकिन उस समय नवाब मलिक नहीं मिले थे और उनका ट्वीट जो है जग जाहिर है जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ मेहमान आए थे और उनका स्वागत किया जाएगा। अब इसके बाद दूसरा पहलू इसमें आता है साउथ मुंबई का। साउथ मुंबई में दाऊद इब्राहिम कासकर की बहन हसीना रहती है, उनकी मौत हो चुकी है। इकबाल कासकर दूसरे अलग अलग एक्सटॉर्शन मामले में जेल में है, उनको जो है ईडी अपनी कस्टडी में लेती है। हसीना के बेटे अली शाह पारकर, उसको ईडी पूछताछ करती है। सलीम पटेल के घर वालों से पूछताछ करती है। ठीक है, एक सलीम फ्रूट जो जिसे डिपोर्ट करके लाया गया था उससे पूछताछ होती है और इसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ा जाता है नवाब मलिक के। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई अचानक आनन फानन में हो गई, महीनों लंबी जांच चली है, कई सारी कड़ियां मिली हैं, उसके बाद ईडी ने आज ये गिरफ्तारियां की हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ चुके हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। गौरव जी स्वागत है आपका। महेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, एनसीपी के नेता हैं। चौहान साहब आपका ही बहुत स्वागत है। मैं भाटिया साहब, पहले आपसे मैं जरा एक वकील के तौर पर पूछना चाहता हूं कुछ सवाल जो कि कहे गए नवाब मलिक की तरफ से अदालत के अंदर। उन्होंने यह सवाल उठाया कि मेरी गिरफ्तारी इल्लीगल है, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, सीधे मेरे घर पे आकर छापा मारा गया और मुझे अरेस्ट कर लिया गया। उनकी पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि एक कैबिनेट मिनिस्टर को बगैर सरकार को सूचित किए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या है कानून? सौरभ जी, देखिए सर्वप्रथम तो
ये समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता है और उसको पकड़ा जाता है तो वो कोर्ट में अपनी दलील रखता है। वो ये नहीं कहता है कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। और नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, समय इस तरह बदला है कि कभी सीबीआई को पिंजरे का तोता बताया जाता था और आज वो बाज बन के भ्रष्टाचारियों को काट रहा है। और ये मामला बड़ा गंभीर है। मैं आपको बता दूं, जो विभिन्न चैनल पे भी दिखाया जा रहा है कि इसके तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं, दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं। गिरफ्तारी जो करी गई है वो न्यायिक प्रणाली के तहत की गई है। कोर्ट में मामला है, कोर्ट ये तय करेगा कि आगे उनको रिमांड पे दे या ना दे। और दूसरी बात है, हो सकता है कि अगर रिमांड में ना दे तो उनको जुडिशियल कस्टडी में कर दे, जिसमें उन्हें बेल लेनी पड़ेगी। लेकिन केवल और केवल ऐसे कह देने से बिना किसी आधार के ये उचित नहीं होगा। हमें ये मान के चलना चाहिए कि ईडी एक स्वतंत्र एवं बहुत ही काबिल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कानून का वो पालन करेगी। और जो आपने कहा कि अनुमति लेने की आवश्यकता है, तो मैं समझता हूं कोई भी कृत्य या कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले वो सारे जो कानून है उसका पालन जरूर करेगी। जी चौहान साहब, आपकी पार्टी कह रही है कि ये विद्वेष की कार्रवाई है। एक जैसे शिवसेना के नेता ने कहा कि माफिया की तरह एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है केंद्र की सरकार, और बीजेपी कह रही है इतने गंभीर आरोप है, सबसे पहले तो नवाब मलिक का इस्तीफा होना चाहिए। देखिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये इसलिए कह रहे हैं सौरभ जी कि जितने भी पॉलिटिकल नेता है, राजनीतिक नेता है, वो सब नॉन बीजेपी के हैं। ऐसा हो ही नहीं रहा कि बीजेपी का एक भी पदाधिकारी या बीजेपी का एक भी नेता जिसकी ईडी की इंक्वायरी चल रही हो या सीबीआई की इंक्वायरी चल रही हो या इनकम टैक्स की इंक्वायरी चल रही हो। इसके लिए हमें ऐसे लगता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और अपने पावर का गैर इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, अभी ईडी ने अभी तक सामने आकर एक भी स्टेटमेंट दिया नहीं है नवाब मलिक साहब के अरेस्ट के बारे में, या ईडी ने जो भी पूछताछ सुबह से उनकी शुरू की उसके बारे में। यह सब जो न्यूज आ रही है ये मीडिया के थ्रू आ रही है या फिर वो ईडी के थ्रू या फिर बीजेपी के थ्रू लीक की गई न्यूज है। अब आप बताइए, ईडी ने स्टेटमेंट दिया नहीं है, आपको भी न्यूज आ रही है वो इधर उधर से आ रही है। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना ईडी का आया है ना नवाब मलिक साहब का आया है। तो अभी इतने इसमें ये किस बारे में उन्हें अरेस्ट हुई है, उनके किसके साथ संबंध है, उनके किसके साथ संबंध नहीं है, अंडरवर्ल्ड के साथ है कि नहीं वो है? जो अरेस्ट ऑर्डर होता है सर, उसमें ऐसा है, चौहान साहब आप भी मीडिया के साथ रोज इंटरेक्ट करते हैं, ये तो हमारा काम है। हमारे जयप्रकाश खड़े हैं यहाँ पर, आप जानते भी होंगे, इनका काम है कि खबर निकालते हैं। ये नेताओं से भी मिलते हैं, पुलिस वालों से भी मिलते हैं, कोर्ट के अंदर भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो वहां पर मौजूद हैं, हमारे संवाददाता, तो खबरें तो आ जाती हैं। अरेस्ट ऑर्डर सामने आ चुका है, उसमें लिखा है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है उनके ऊपर और इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, आपकी बात सही है, मैं मीडिया के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। मैं ये बोल रहा था कि ईडी की अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, ये बात ठीक है आपकी, स्टेटमेंट कुछ दिया नहीं। हाँ ठीक। सप्पल साहब भी जुड़ चुके हैं, गुरदीप सप्पल साहब कांग्रेस पार्टी से। सप्पल साहब, स्वागत है आपका। आज नवाब मलिक जी की गिरफ्तारी से ऐसा लगता है एक सियासी भूचाल सा आया हुआ है, जिसके झटके केवल मुंबई में नहीं बल्कि यहां दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आरोप यह लगाया जा रहा है कि सारी कार्रवाइयां जो हैं किसी तरीके से यूपी में इसका फायदा लेने की कोशिश की जाएगी। कैसे है इसका ये तर्क अभी तक मैं नहीं समझ पाया, लेकिन आप भी वहां सरकार में हैं, इस कार्रवाई पर आपको क्या कहना है? क्योंकि बीजेपी कहती है कि ये इन्वेस्टिगेशन पहले से चल रही थी और ईडी को ऐसी चीजें जब मिली हैं जो कि इंक्रिमिनेट करने वाली थी, तभी वो किसी ऐसे मंत्री के ऊपर हाथ डालेगी और गिरफ्तार करेगी। सौरभ जी, मुझे लगता है आपका एक एक दर्शक इस बात को जानता है कि जब नवाब मलिक ने आर्यन खान केस में एनसीबी, जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है नारकोटिक्स के मामले में, उसको पूरा एक्सपोज कर दिया था, उसको तार तार उसकी क्रेडिबिलिटी कर दी थी। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, बीजेपी का मिसयूज है, उसको पूरे देश के सामने खोल के रख दिया था। तब हर दर्शक को आपको ये मालूम होगा, उसको पता था कि अब ये ऐसा कुछ होने जा रहा है। देश के लॉ एंड ऑर्डर की जो ये स्थिति बीजेपी के राज में हुई है, ये आपके दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं। और अभी गौरव भाई ये बोल रहे थे कि ईडी बड़ी क्रेडिबल एजेंसी है। गौरव भाई, शायद आपको मैं बता दूं, आप तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जब बात आई थी
आप ही के राज में ईडी ने 1700 रेड मारी, 1569 केस किए और केवल 9 केस में वो सफल हुए हैं। 1569 केसेस करने के बाद 9 केस क्लोज कर पाए हैं। क्रेडिबल एजेंसी का ये डेटा, ये नया विश्व रिकॉर्ड है। पार्टी में दुनिया के अंदर किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, जो आप ये बातें कह रहे हैं, दाऊद इब्राहिम आज आपको अचानक से दिख गया। आप ही की राज में दाऊद इब्राहिम की बीवी 2017 में 15 दिन रह के चली गई। आपने एक अफसर को बर्खास्त नहीं किया, आपने गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछा। दाऊद इब्राहिम की वाइफ आके बॉम्बे में रह के, मुंबई में रह के 15 दिन चली गई। ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी का मामला था, ये इस सरकार का रिकॉर्ड है। तो आप जो है, पूरे देश को पता है कि नवाब मलिक के साथ क्या होने जा रहा था, और इसीलिए हम आपकी इस कार्रवाई की भर्त्सना कर रहे हैं। बीजेपी के हर एक व्यक्ति को मालूम था कि अब क्या होने जा रहा है नवाब मलिक के साथ। और नवाब मलिक ने इनकी एजेंसियों को एक्सपोज किया तो यह तय था कि अब उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शिवम त्यागी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के समर्थक हैं। शिवम, आपका स्वागत है। लेकिन मैं एक रिएक्शन पहले गौरव जी से लूंगा, और जयप्रकाश से मैं कहना चाहता हूं, आपके पास जब भी कोई अपडेट आए आप स्क्रीन पर आइए और वो जरूर हमको शेयर कीजिए, क्योंकि इस वक्त कोर्ट रूम में क्या चल रहा है ये आप तक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच रही है। गौरव जी, जवाब दें सप्पल जी की बातों का। देखिए सौरभ जी, आज की ये जो चर्चा है अभी मीडिया से ही जानकारी मिल रही है, और एनसीपी के प्रवक्ता महेश जी ने जो बात कही कि आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है, लेकिन जो मीडिया से अभी खबर आई है उसके बिना पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये खबर आ रही है कि 3 एकड़ की एक मुंबई में ज़मीन 20 लाख रुपए में ली जाती है, और उसके बाद अगर ये 20 लाख की ली जाती है, जब इसकी कीमत 5-6 करोड़ रुपए थी, तो ये अंडरवर्ल्ड के जो आरोपी थे उनसे ली गई। आपको नहीं लगता नवाब मलिक के परिवार को बाहर निकल के तुरंत कहना चाहिए ऐसी कोई ज़मीन हमने नहीं ली है? लेकिन ये भी नहीं हुआ है। दूसरी बात सप्पल जी ने उठाई, देखिए याद करिए, सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया था इस कांग्रेस पार्टी ने, और ये हम नहीं कहते, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कोलगेट स्कैम में। और अब फर्क क्या आया है? शांत हो जाइए, आप ही की बात का उत्तर दे रहा हूं, बौखला क्यों जाते हैं? कुछ सवाल उठाए, मैं सिर्फ आपकी याददाश्त तरोताजा कर रहा हूं। सुनिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। हाँ, आप पूरा कीजिए। इन्होंने फिर कहा कि ईडी ने केस क्लोज नहीं करे और एक आंकड़ा रखा। तो मैं इनको बता दूं, ईडी जो है विवेचना करती है, जो हमारे यहाँ न्याय प्रक्रिया है और कानून का जो सीआरपीसी है उसमें आप चार्जशीट फाइल करते हैं, उसके बाद वो न्यायिक प्रक्रिया बन जाती है और न्यायालय समय लगाता है कई बार। उसके लिए आप ईडी को तो दोष नहीं देंगे। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट कब किया? 2003 में अमेरिका और भारत ने मिलकर। तो ये भी जो है बीजेपी की सरकार में हुआ। और 2017 में नवंबर में उसकी कुछ जमीन थी और प्रॉपर्टीज थी जिसको कुड़की करी गई। किसने करी? वो भी हमने करी। अरे हम तो आपसे पूछना चाहते हैं कि वो भागा आपके समय में, 2004 से 2014 आपकी सरकार रही, आपने तो कुछ किया नहीं। और आज सारे भ्रष्टाचारी मिल के कह रहे हैं कि इलेक्शन चल रहा है या राजनीतिक विद्वेष से हो रहा है। यह दलील कोर्ट में रखिएगा, पता चल जाएगा। और सौरभ जी, अंत करूंगा, अनिल देशमुख जब उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी तो ऐसे ही बहाने बनाए गए थे, लेकिन न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने कहा कि जो उन्होंने किया वो गलत था। परमवीर सिंह का मामला है, उसमें भी इन्होंने यही दलीलें बताई, लेकिन अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। वो कानून में निरस्त नहीं हुए हैं केस। ये हमें याद रखना ठीक है गौरव जी। अच्छा, नहीं आपने लेकिन चूंकि शुरुआत में ये कहा, सप्पल साहब एक मिनट में जरा जो एनसीपी के साथी हैं उनसे पूछना चाहता हूं, इनकी क्योंकि पार्टी के सदस्य हैं वो नवाब मलिक साहब। जी जी, ये बताइए चौहान साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये जमीन जो है ये बॉम्बे ब्लास्ट के आरोपी से खरीदी गई। तो पहली बात तो यही पूछी जा रही है कि आपने ऐसे आरोपी से सौदा किया क्यों? इसका जवाब जो है नवाब मलिक साहब ने दिया था आकर के, जब देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपकी याददाश्त में मुझसे बेहतर होगा, और उन्होंने कहा था कि जब मैंने जमीन खरीदी उस वक्त तक कोई कन्विक्शन नहीं हुआ था, लेकिन वो आरोपी तो था, वो जेल में तो था, तब भी उससे जमीन खरीदी और उसको वो कह रहे थे कि ये उचित खरीदी।
अच्छा हुआ सौरभ जी आपने याद दिलाई सबको यहाँ पर कि नवाब मलिक साहब ने जब देवेंद्र फडणवीस साहब ने आरोप लगाए थे तभी एक आके क्लैरिफिकेशन और भी एक दिया था जो आपने कहा उसके अलावा वो ये था कि सलीम पटेल नामक जो व्यक्ति है वो उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी। वो जो गोवा वाला कंपाउंड की जमीन है उसके बारे में जिसके बारे में ये बात हो रही है वो किसी और की जमीन है और उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी इसके पास थी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिसके पास अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है तो जमीन नहीं लेनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से नवाब मलिक साहब ने पहले दिया हुआ है क्लैरिफिकेशन। तो उस पर अभी मैं जो आपको जब से अपनी डिबेट की शुरुआत हुई तभी से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज का जो डिबेट हो रहा है ये डिबेट ऑफिशियल स्टेटमेंट के ऊपर नहीं हो रहा है, मीडिया से जो खबरें आई है उस खबरों के आधार पर हो रहा है। तो अभी हमें थोड़ा रुकना चाहिए। कोर्ट में अभी गए वो कोर्ट क्या सजा देती है या क्या बोलती है कोर्ट उनको मतलब ईडी को क्या जवाब देती है ये सुनने के बाद जो डिबेट होगा वो ज्यादा बेहतर वो ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने अभी बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम का उसमें कनेक्शन है, बॉम्बे ब्लास्ट के आरोपी से जुड़े हुए हैं तार नवाब मलिक के, तो पॉलिटिकली तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना कि नहीं? तो सही बात है सौरभ जी आपकी, मैं आपके बातों का आदर करता हूँ, आपके सवाल का भी आदर करता हूँ। सौरभ जी आप देखिए अगर ये पॉलिटिकली जवाब देना है तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो आरोप है वो भी पॉलिटिकल है क्योंकि ये ईडी ने इनको बताया है क्या आरोप लगाए, इनको कैसे पता चला, ये तो मीडिया के आधार पर आरोप है। दूसरी बात ये है कि ऐसा न्यूज की तहत जो मैं सुन रहा हूँ या जो आप भी सुन रहे वो ये कि इकबाल कास्कर जो कि दाऊद इब्राहिम का भाई है जिसे थाने जेल से ईडी ने एक हफ्ते पहले गिरफ्तार किया था, उसने नवाब मलिक साहब का नाम लिया है। और उसके आधार पर आज ईडी उनके घर पर गई और उनसे पूछताछ की। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर दाऊद इब्राहिम और इब्राहिम कास्कर ये राष्ट्रद्रोही है तो हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ईडी ने इब्राहिम कास्कर को अरेस्ट किया, जैसे ईडी ने आज नवाब मलिक के घर पर गए उनकी पूछताछ शुरू की, वो दाऊद की भी करे। दाऊद को क्यों छोड़कर रखा हुआ है? बीजेपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अभी गौरव भाटिया जी अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि 2003 में उन्होंने क्या किया जब उनकी गवर्नमेंट थी। अभी 2014 से 2021-22 तक इनकी गवर्नमेंट है, 7.5 साल हुए इस सेंटर में, तो दाऊद को क्यों खुला छोड़? अच्छा ठीक है सर, ठीक। सपल साहब मुझे एक मिनट दीजिएगा क्योंकि इनकी बातों का जवाब एक बार शिवम जी दे दें, मैं आ जाऊंगा आपके पास। ठीक गौरव जी ने मैं सर आ जाऊंगा गौरव जी, क्योंकि आपसे मीडिया से आपको जानकारी मिल रही है इस केस की, एक रिक्वेस्ट करूंगा आप मीडिया से, क्योंकि सरकार तो आपको कुछ करेगी नहीं, तो मीडिया से आप ये जानकारी भी ले लीजिए कि जो 27 टन ड्रग्स आया था देश में वो कहां है, उसके जो ट्रकों की एंट्री हुई थी पोर्ट से, जो ई-वे बिल बने थे, वो सब जांच मीडिया को कह दीजिए, मीडिया आपको करके दे देगी। आपकी सरकार ने तो ड्रग्स जाने दिए, जिस ड्रग्स को लेकर पूरा खेल हुआ है। और दूसरी बात आप ये भूल रहे हैं, जैसा महेश जी ने कहा 8 साल आपकी ये सरकार हो गई और 6 साल पुरानी सरकार भी थी, 14 साल आपने राज कर दिया है। इस 14 साल में केवल एक वक्तव्य दाऊद इब्राहिम को लेके आपकी सरकार ने दिया था, जो लोकसभा में दिया था, और ये कहा था हमें मालूम ही नहीं वो कहां है। और जब उसमें हंगामा हुआ तो अगले दिन बोला नहीं हमें मालूम है पर हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये आपकी सरकार का रिकॉर्ड है गौरव भाई। अच्छा ठीक है, तो अब वो 7 इधर के और 7 उधर के, उसके बीच में जो आपके 10 थे सफल साहब, उसमें जो आपके बीच में जो आपके 10 साल थे उसका भी कुछ बता दीजिए। भाई हमारे 10 का कहानी खत्म हो गई, हम उसके 2 चुनाव हार चुके। 8 साल से जो मोदी जी ने अप्रैल 2014 को इंटरव्यू दिया था कि हम दाऊद को, अच्छा ठीक है, एक सेकंड गौरव जी एक सेकंड, मैं इस पर एक शिवम का कमेंट लेना चाहता हूं जरूर, इस पर वो बोलना चाह रहे थे पहले जी, मैंने उनको मौका भी दिया, फिर सफल साहब की बात आ गई, लेकिन शिवम त्यागी बोले। सफल साहब प्लीज एक सेकंड, शिवम त्यागी। सौरभ जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ईडी की साजिश करती है, इसी तरीके से आपने साजिश करके गौरव भाटिया जी जो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, ये आपकी साजिश है बहुत बड़ी, इसका पर्दाफाश करना होगा। खैर मैं महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूं। इन्होंने बार बार कहा कि ये जो हो रहा है ये सब प्लानिंग है, मुझे समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो तैयारी करना किसी का भी एक बेसिक इंटेंट होना चाहिए। ये खबर सिर्फ मीडिया में नहीं है, अगर आप सही ऑफिशियल वेबसाइट्स फॉलो करते हैं सभी कोर्ट्स की, तो आपको तमाम जगह वो चीजें मिल जाएंगी। मैं केस की परत पर जाता हूं सीधा। ये जमीन जो इन्वॉल्व है, ये इस जमीन के सॉल ऑनर है मरियम नाम की एक महिला। उस महिला ने जो सलीम नाम के व्यक्ति हैं और सरदार खान नाम के व्यक्ति हैं, जो 1993 ब्लास्ट के आरोपी हैं, उनको दी थी वहां से इलीगल एनक्रोचमेंट हटाने के लिए। यूर राइट, उस पावर ऑफ अटर्नी थी, लेकिन वो बेचने के लिए नहीं थी।
अब मैं एक छोटा सा कोट आपको कर देता हूं। एएसजी कहते हैं, एएसजी कहते हैं, सलीम पटेल, एसोसिएट ऑफ हसीना पार्कर, who was given the power of attorney to remove encroachments and not to sell the land। आप मुझे एक चीज बताइए, इस प्रॉपर्टी को उसके बाद इनसे ये प्रॉपर्टी खरीदी गई एक कंपनी के द्वारा। वो कंपनी है किसकी? इनके स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर की। आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो नवाब मलिक है, इनकी स्किल इतनी डेवलप हो गई कि मतलब एक व्यक्ति जिसके पास वो प्रॉपर्टी है, जिसके पास उसके मतलब सेलिंग राइट्स नहीं है, जिसके पास उसकी कुछ कागजात नहीं है, उससे आपने प्रॉपर्टी खरीद ली और आपको पता नहीं चला। उसका जो सोल ऑनर है उसको अखबारों से पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी बेच दी गई कुर्ला में जो प्रॉपर्टी है, और यहां पर ये आकर कहते हैं कि इसका कोई आधार ही नहीं है। नहीं, हमें तो ये बताया गया कि वो जो महिला थी जमीन बेचना चाहती थी। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ एक थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। मैं सर सौरभ जी, मैं लाइव लॉ से कर रहा हूं आपको कोट। अगर किसी को इसमें थोड़ा सा भी इत्तेफाक लगता है, चले ठीक संजय, नहीं ठीक है। अब ये मामला जो आपने बताया है बड़ा एक तो थोड़ा तकनीकी सा मामला है कि कौन किसकी ओनर कौन था, पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास थी, कंपनी किसकी थी, कैसे पैसा आया। नवाब मलिक की रिमांड की जो मांग की है ईडी ने, उस पर इस वक्त अदालत के अंदर सुनवाई चल रही है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर भी एक बैठक होने वाली है। इससे पहले शरद पवार साहब के घर पर भी बैठक हुई, जहां पर यह कहा गया कि नवाब मलिक इस्तीफा कम से कम नहीं देंगे अपने पद से। गौरव भाटिया जी, आपसे आप जो पिलह बातें हुई उनका भी आपसे उत्तर चाहिए। और दूसरा, कोर्ट के अंदर यह भी एक बात कही जा रही है नवाब मलिक के वकीलों की तरफ से कि क्रिमिनल लॉ के अंदर कोई रेट्रोस्पेक्टिविटी नहीं होती। मतलब आप पीछे कुछ हुआ है उसको लेकर के आज आप जो है कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, और 20 साल का फासला है जब ये जमीन खरीदी गई तब में और अब में। नहीं सौरभ जी, देखिए जो बात आपने कही ये पहला सिद्धांत है, संविधान में भी ये है और आगे क्रिमिनल लॉ में भी है कि जो चार्ज आप करेंगे क्रिमिनल लॉ में वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। लेकिन इसको इससे जोड़ देना कि इतने वर्ष का फासला है इसलिए आप नहीं कर सकते, ये दोनों अलग अलग सिद्धांत हैं। ऐसा कई बार होता है कि क्रिमिनल लॉ में जो संगीन अपराध होते हैं उसमें बहुत फासला होता है, जांच जब हुई और जब कृत्य हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कई मामले हैं जहां सजा भी हुई है और इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिविटी नहीं लगेगा। वो तब लगेगा, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि अगर कोई कृत्य अपराध नहीं है और किसी व्यक्ति ने कर दिया और उसके बाद एक कानून आया और उसके बाद उसको बुक कर दिया, तो ये प्रिंसिपल लगेगा, क्योंकि जब ये कृत्य कर रहा था तब ये अपराध नहीं था। तो ये दोनों अलग अलग बातें। लेकिन मैं एक बात आपके समक्ष रखता हूं जो हमने आपके चैनल पे भी देखी और दूसरे चैनल पे भी। ऐसा प्रतीत होता है कि नवाब मलिक ने ये क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। जब ये ब्लास्ट के मुकदमे चल रहे थे आतंकवाद के, 2005 में नवाब मलिक जो हैं ये मंत्री थे और टाडा में ऐसे प्रोविजन हैं कि जो संपत्ति अर्जित की जाती है और जिसके तार जुड़े होते हैं आतंकवाद से या गलत तरीके से जो रुपया आपने कमाया उसको जब्त किया जा सकता है। तो नवाब मलिक को लगा कि अगर ये मैं अपने नाम कर लूंगा और कम रुपए में खरीद के कर लूंगा तो ये टाडा के अंतर्गत जो है कुड़की नहीं हो सकती है। और इसीलिए बड़ा संगीन मामला है कि आप संरक्षण किसको दे रहे थे? ठीक है, आतंकवादियों को दे रहे थे, उन लोगों को दे रहे थे जो देश को लूट रहे थे, कमजोर कर रहे थे। और मैं समझता हूं जांच एजेंसी और न्यायालय अपना काम करें, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। हमें इंतजार करना चाहिए। जहां नवाब मलिक को रिमांड पर दिया जाए या नहीं, ईडी के इस पर बहस अदालत के अंदर जारी है। वहीं सरकार में शामिल पार्टियों के बीच भी मुलाकातों का और बैठकों का सिलसिला जारी है। संजय गुप्ता जी शिवसेना से हमारे साथ हैं। संजय जी, पहले तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, आपको बहुत देर मैंने इंतजार कराया, लेकिन ये बताइए कि अब किस किस्म का रिएक्शन की हम उम्मीद करें महाराष्ट्र सरकार से? देखिए, इस विषय में तो खैर अभी मीटिंग चल रही है और मीटिंग होने के बाद जिस भी तरह का रिएक्शन महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री साहब और शरद पवार जी की तरफ से आएगा तो उसके वो सब आपको पता चलेगा ही। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को नीचा दिखाने के लिए और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सही नहीं है। इनसे दाऊद इब्राहिम को तो गिरफ्तार किया नहीं जाता और एक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को इस तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं जिस तरह से कि वो कोई अपराधी हो।
तो ये जिस तरह की कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए, महाराष्ट्र सरकार को नीचा दिखाने के लिए बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अभी क्या पता वो अपराधी है या नहीं, अगर साबित हो गया तो केस साबित तो किस तरह से होगा? आप मेरे को बताइए कि जो प्रॉपर्टी आज से 20 साल पहले खरीदी गई थी, हाँ। आज ये कौन सी नींद से जाग रहे हैं, कौन से क्या? वैसे तो अगर मैं कानून की बात करूं तो क्या हमारे देश के अंदर ऐसा कोई कानून है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी था या नहीं था और उसकी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी रजिस्ट्रार के यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी नाम किसी के खरीद बेच दी जाती है, तो इससे क्या कोई अपराधी साबित होता है? हाँ। क्या ये कोई गुनाह साबित होता है? देखिए साहब, केस की डिटेल्स तो अभी हमारे पास भी नहीं है। जो कुछ बातें थोड़ी बहुत पता चल रही हैं वो हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ईडी ने अगर ये कार्रवाई की है, गिरफ्तार किया है, अदालत के सामने गई है, उसके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, और नहीं होगा तो फिर ये बात बिल्कुल सही है कि नवाब मलिक साहब को छोड़ना पड़ेगा अदालत में। सपल साहब, जब ये कहा जाता है आप लोगों की तरफ से कि ये एजेंसियों का दुरुपयोग है, तो बीजेपी वाले कहते हैं कि ये बात आप अनिल देशमुख जब गिरफ्तार हुए थे तब भी कहते थे, लेकिन आज इतने महीने हो गए उनको अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो ये नवाब मलिक के केस में भी अभी से ये कह देना कि ये तो विद्वेष की कार्रवाई है, कैसे उचित है? सौरभ भाई, यही नहीं, मैं शिवम को भी सुन रहा था, शिवम त्यागी को भी। इस देश ने देखा है कि इतने ही स्ट्रॉन्ग जो डिटेल्स, इतने ही मजबूती के साथ इस देश में सुशांत राजपूत की हत्या, सुसाइड के मामले में, रिया पिल्लई के मामले में, आर्यन के मामले में, 2G के कोल के मामले में देश को दिए गए सब फर्जी निकले। तो ये तो छोड़ दीजिए बात को। जहां तक ईडी की बात है, मैंने तो बताया ना कि 1,500 केस में से केवल 9 केस सॉल्व कर पाई है ईडी। और अगर गौरव, उसका जवाब गौरव भाटिया दे रहे थे ना, वो कह रहे थे ये तो लीगल सिस्टम की कमजोरी है। जी, पूरी बात सिस्टम भी इन्हीं के अंडर में आता है, यही सत्ता में है, डबल इंजन की सरकारें ज्यादातर जगह हैं। और अगर ईडी की आपको इज्जत बढ़ानी है गौरव भाई, तो मैं बताता हूं, अभी कल ही गुजरात के अंदर केस आया है, 60 लाख टन कोयला गायब हो गया था। मोदी जी उसके मंत्री थे कई साल तक उस विभाग के, ईडी को सौंप दीजिए, मोदी जी सब बता देंगे वो कहां गया 6,000 करोड़ रुपया। अबी 2.25 लाख करोड़ का ड्रग गुजरात के पोर्ट से आया, आपकी सरकार है, ईडी को सौंप दीजिए, ईडी निकाल लेगी 2.25 लाख करोड़। अफगानिस्तान का 2/3 बजट है वो, जो कि आतंकवाद में लगता है वो पैसा, वो ढूंढिए कहां गया। आप ढूंढिए ना कि रोज 195 करोड़ का घोटाला आपकी सरकार में बैंकों के साथ हुआ है, दे दीजिए ईडी को। आप ये सब नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? ईडी को यूज करेंगे जब भी चुनाव होगा तो किसी न किसी पार्टी के खिलाफ, और वो लोग अगर आपकी पार्टी में आ जाए तो सब कुछ माफ। मैं सबको साहब जवाब ले लेता हूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात उठी थी, किसी व्यक्ति ने कहा था, हमारे पैनलिस्ट ने, कि ये ईडी के पास जितने मामले हैं इसमें से कोई ना कोई तो बीजेपी से भी जुड़ा होगा, वहां कोई रेड नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। सर वो तो आज एक सेकंड, गौरव जी जवाब दे दें इसका, गौरव जी से जवाब दे दो इसका। जी सप्पल साहब, एक मिनट, गौरव जी को पूछिए कि कल कोल वाले मामले को कब कर रहे हैं, वो मोदी जी के जवाब सुने। अब मैं उत्तर सप्पल जी सुनेंगे। ओके सप्पल साहब प्लीज, जब वो मुख्यमंत्री विभाग उनके पास था, सर ठीक, आपका सवाल आ गया, उत्तर ले लें। कल ही आया है वो घोटाला, कल ही घोटाला देश के सामने आया है। ड्रग्स का घोटाला क्यों नहीं दे रहे आप ईडी को? गौरव भाटिया जी बोले, सप्पल साहब प्लीज सुनिए, आपकी बात सुन ली हमने सर। शांत हो जाइए सप्पल जी। अरे मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, शांत हूं। देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली, इस देश ने क्यों नहीं देते ईडी को वो केसेस? मैं सहमत हूं। इस देश ने देखा है कि एक गमले में 8 करोड़ की गोभी कैसे लगती है, और पी चिदम्बरम, उनको जब अरेस्ट किया जाता है ना तो पूरी कांग्रेस चिल्लाती है ये राजनीतिक विद्वेष से हुआ है, लेकिन उनकी बेल होने में बहुत समय लग जाता है। और आज भी यही तो कह रहे हैं, आज भी वो मामला खत्म नहीं हुआ है। इस देश ने देखा है कि सोनिया गांधी, प्लीज सौरभ जी ऐसे अच्छा नहीं है, ये तो तरीका कांग्रेस हेडक्वार्टर वाला। आप बोले, आपने तो प्रधानमंत्री को भी नाम ली दिया कितनी बार, तो इनको जवाब तो देने दीजिए कम से कम। मैं तो रिक्वेस्ट की है, ईडी को सौंप दीजिए वो केसेस। बोले ईडी करेगी जांच। आप शांत रहिए, आपकी रिक्वेस्ट से देश नहीं चलेगा। आप रिक्वेस्ट करिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कि अपनी संपत्ति का सही ब्यौरा दे और देश को कम लूटे, उनसे रिक्वेस्ट करिए, हमसे नहीं। सुनिए, मैं तथ्य रखना चाहता हूं सौरभ जी, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये चुप रहेंगे, क्योंकि इनको पता है प्लीज, मैं जब बोलूंगा तो सब लोग यहाँ पर सीनियर लोग बैठे हैं, इसीलिए बीच में बोल रहे हैं। अच्छा नहीं लगता सर, प्लीज बोलिए गौरव भाई। धन्यवाद। देखिए, इस देश ने देखा है कि सोनिया गांधी कह रही थी कि नहीं राजनीतिक मुकदमा है नेशनल हेराल्ड का, क्या हुआ आप बताइए ना, बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे, केस तो खत्म नहीं हुआ। इस देश ने देखा है
राहुल गांधी बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के मामले में, केस तो खत्म नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया मैं बताऊंगा दर्शकों के लिए। सबसे पहले तो आपको याद है किस तरह से लूट मची थी, जो जनता का रुपया बैंकों में था, लोन दिया जाता था और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी 18,170 करोड़ रुपया ईडी ने इनसे रिकवर करके या इनकी प्रॉपर्टी जब्त करके और बैंकों को 9,371 करोड़ रुपए लौटाया। दूसरी बात, दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, 2017 नवंबर में प्रॉपर्टी ऑक्शन कर दी जाती है। जी जी, ये सरकार हमारी है, इनकी नहीं है। और अंत में इकबाल कास्कर 2017 से जेल में है। गिरफ्तारी किसने करी? जो केंद्र की जांच एजेंसियां हैं। अब मैं एक बात और कहता हूं, ये बार बार कहते हैं कि चुनाव चल रहा है, टाइमिंग गलत है। हाँ। इनके हिसाब से चले ना तो ये चाहेंगे ही नहीं कि कोई कार्रवाई हो। जो लोग आतंकवाद से जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी भी आतंकवादियों को बचा रही थी और यहां कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि नहीं भाई इन पे कार्रवाई, चुनाव है इसलिए रोक दो। नहीं, दूसरी बात, भ्रष्टाचार मैं इस पर कहूंगा, गांधी परिवार से ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है नहीं। ये जब आप और आप भ्रष्टाचार पे नकेल लग, सुने गौरव जी, हाँ। ये जब आरोप लगता है कि चुनावों में आपकी एजेंसियां सक्रिय होती हैं, इतना तो महसूस होता है कि या तो उन एजेंसियों के चुनाव आते ही मैन पावर बढ़ जाती है या वो ओवर टाइम करने लगती है। सौरभ भाई मुझे छोटा जवाब देने दीजिए, मेरी पार्टी का नाम लिया इन्होंने। हाँ जी, ठीक है सौरभ जी, आप जो है ना एक तथ्य अपनी टीम से कहिएगा चेक कराएं। हाँ। ऑन अ मंथली बेसिस 200 से 250 रेड होती हैं, चाहे चुनाव चल रहे हो देश में या नहीं चल रहे। चले ठीक है, लेकिन वो खबर नहीं बनती है और कोई भी ईडी हो, सीबीआई हो, ये अपना काम करना रोक नहीं देगी अगर चुनाव है। लेकिन मैं एक चुनौती देता हूं, ठीक है, यहां पे सप्पल जी बैठे, बता दें एक मामला पॉलिटिकल वेंडेटा के ग्राउंड पे अगर निरस्त किया हो न्यायालय ने, एक मामला कांग्रेस लीडर, ठीक है, एक सेकंड सौरभ भाई, एक मामला बता। सौरभ जी, हेरल्ड की बात हो, नेशनल हेरल्ड की हो या बाकी केसेस की, 8 साल मोदी जी को हो गए, अगर गलत किया था आप सजा दिलवा देते। मैं चैलेंज कर रहा हूं। दूसरी बात, अरे इनको न्यायालय की प्रक्रिया नहीं पता है, बताइए, इसीलिए अच्छा रहता है गौरव जी प्लीज। आप डरते हैं न्यायालय की प्रक्रिया जो है वो सरकार नहीं चलाती है। सुनिए, आपकी प्रैक्टिस चलती है वहां पे, मुझे पता है आपको नहीं डरेंगे न्यायालय से डरना। लेकिन न्यायालय का सिपाही हूं, जो दो बातें न्यायालय का सिपाही हूं। सोनिया गांधी तो किसी से भी नहीं डरती हैं, वो तो इटली के कोर्ट से डरती है। गौरव जी सुनिए, अभी पूरी बात सुन लीजिए मेरी, ठीक है। 2 बातें, एक तो जो आपने कहा ना हमने इतने हजार करोड़ रुपया दिलवा दिया बैंकों को वापस, 10,35,000 करोड़ का घोटाला हुआ गौरव जी आपकी सरकार के दौरान। 10,35,000 करोड़ का बैंकों को नुकसान हुआ है। ये मत कहिए कि हमने 9,000 करोड़ दिलवा दिया है। और तीसरी बात जो लगातार बीजेपी कर रही है कि आज एनसीपी के नेता आतंकवादी हो गए, कल समाजवादी के हो गए थे, परसों किसान आंदोलन के होते, आप इस देश को क्या विश्व के स्तर पे अफगानिस्तान साबित कर रहे हैं कि ये देश आतंकवादियों का देश है। इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज आतंकवादी हैं, यहाँ के नागरिक आतंकवादी हैं। आपने इस देश की जो देश दुनिया का लीडिंग डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है, जिसकी एक आन बान शान रही है, आप उस देश की अपनी राजनीतिक कारणों से एक ऐसी इमेज बना रहे हैं दुनिया के स्तर पे कि यहाँ पे टेररिज्म में पार्टी, यहाँ पे लोग, यहाँ की संस्थाएं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, समय जा रहा है, लेकिन मुझे बताइए अभी तो किसी ने भी नहीं बोला ये बात कि नवाब मलिक आतंकवादी हैं। आपने इसको खामखा में बोला। ऐसे मैं देख रहा था अरविंद केजरीवाल जी पीछे कह रहे थे मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूं, उनको भी किसी ने आतंकवादी नहीं बोला था। सौरभ भाई आप मत पक्ष लीजिए, सबको पता है बीजेपी पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन ये अपने नहीं, आप आर्गुमेंट को स्ट्रेच कर रहे हैं, आप आर्गुमेंट को खींच रहे हैं खामखा। मैं ये कह रहा हूं, मैं स्ट्रेच नहीं कर रहा हूं। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह आतंकवाद से जुड़ा है, जब ये कहते हैं कि एक मंत्री, आज आप कह रहे हैं कि पूरे सबूत नहीं है अभी, तो जब सबूत नहीं तो गिरफ्तार क्यों किया आपने? गलत तथ्य और झूठ ना बोला जाए आपके चैनल पे प्लीज। आपने उत्तर दे दूं, 1 मिनट, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया, 1 मिनट का वक्त है। आप लोकल पुलिस की 30 सेकंड आप बोलिए गौरव जी, 30 सेकंड शिवम जी। गिरफ्तार किया है, धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले तो सप्पल जी को शायद जानकारी नहीं है, 2012 का समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो कहता है जो मासूम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मुस्लिम बच्चे हैं वो गुनहगार नहीं है, उनको हम मुकदमे वापस लेंगे और मुआवजा देंगे, इसलिए कहा गया। बिल्कुल सही। दूसरी बात, आप सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, तथ्यों पे चर्चा होती है तो अच्छा लगता है। चर्चा तथ्यों पे होती है, अच्छा लगता है, बीच में मत बोलिए। 2.5 लाख करोड़ रुपए 2.5 लाख करोड़ रुपए रिकवर किया है एनपीए, जो कांग्रेस की सरकारों ने
ठीक है। परवाही करके इन्होंने लापरवाही करी और उसके बाद कर्जा दिया। और तीसरी बात, ये अपने समय का एक काम नहीं बता सकते अच्छा, ठीक है, क्या गौरव। कृत्य किया, गौरव जी, बल्कि स्टेटस रिपोर्ट बदल रहे थे। समय खत्म हो जब गया, मनमोहन बिल्कुल सिंह भी जी का नहीं है, नाम आ रहा बहुत था, बहुत तभी बहुत अश्विनी जा रहे हैं हम कुमार ने लोग। रिजाइन किया था। अब मैं धन्यवाद करूंगा, और जिन मेहमानों से कम बात हो पाई है वो भरपाई किसी और दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आज आप सब लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।